Hello aspirants, welcome to my YouTube channel. So today we are going to study about fundamental rights for the perspective of UPSC and other state competitive exams. So now we will start this video. So अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स जो ओरिजिनल जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं। तो हमारे पास ओरिजिनल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 7। ओके। और जो 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी को उसमें हटा दिया गया था। उसके बाद हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स बचे हैं, टोटल 6। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है। हमारे जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स, और उसके बाद आते हैं हमारे मेंस एग्जाम। तो मेंस आंसर राइटिंग के लिए हमारे पास इसमें कुछ केसेस होते हैं जिसको हमें रिलेट करना पड़ता है एग्जाम से। लाइक जैसे कि केशवानंदा भारती केस हो गया, मनरेगा मिल केस हो गया, राइट टू प्राइवेसी, आधार जजमेंट, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट केस होते हैं। एक LIC केस हो गया, अदर्स कुछ केसेस होते हैं। तो हमें इसको आपस में रिलेट करके अपनी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन्स के लिए और नॉन सिटीजन्स के लिए कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो हम इसके बारे में ये इस वीडियो में स्टडी करेंगे, और उसके बाद हमारे सारे आर्टिकल्स आएंगे। देन हम केस और लॉ को आपस में लिंक करेंगे। जैसे कि एक गुप्ता स्वामी केस था जिसका जजमेंट कब दिया गया था, 2017 में, और केशवानंद भारती केस कब आया था, 1973 के में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लक्ष्मीकांत की बुक में से हम आपको फंडामेंटल राइट्स की लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करके बताएंगे। सो हमारे पास क्या आता है, ये जो फंडामेंटल राइट है वो बहुत ज़्यादा ही वास्ट है, जो कि पार्ट 3 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। जो हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने कहाँ कहाँ से डिराइव किया, अदर अदर कंट्रीज डिराइव किया, साथ ही हमने USA से भी डिराइव किया गया है। USA में इसे क्या बोला जाता है, बिल्स ऑफ राइट्स। पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग और कॉम्प्रिहेंसिव है, साथ ही बहुत जस्टिफिएबल है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो क्या बहुत इलेबोरेट है, बहुत ज़्यादा ही डिटेल है, और हमने इसे, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, हमने इसे बहुत अदर कंट्री से एक्वायर किया गया है, साथ में USA से भी। फंडामेंटल राइट्स को गारंटेड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि किसी के साथ, किसी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स का मतलब प्रमोटिंग आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ओके। ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेसी को नहीं इंक्रीज़ करेगा, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी बढ़ाता है, ओके। ये प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट किससे करता है, ऐसी कोई अथॉरिटी जो हमारे लिए डिस्पोटिक रूल लेके आए, जो कि हमारे लिए हमारे डिस्क्रिमिनेशन के, मतलब हमें ऐसा लगे कि हमारे से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ऐसे कोई रूल लेके आएगी तो वो इसे प्रोटेक्ट करेगी, साथ ही हमारी लिबर्टी को, हमारी फ्रीडम को भी ये प्रोटेक्ट करेगी। दे ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन द tyranny ऑफ द एक्सिक्यूटिव आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। यदि कोई लेजिस्लेचर गवर्नमेंट कोई ऐसा आर्बिट्रेरी लॉ पास करती है, आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, वो अपनी मनमानी कर रही है, ओके। तो यदि कोई अपनी मनमानी के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा लॉ पास करती है तो वो लॉ नहीं माना जाएगा, ओके। तो उस, यदि कोई ऐसा लॉ पास होता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है तो उस लॉ को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे पास जो ये मैग्ना कार्टा शब्द है कहाँ से आया, तो इसके लिए हम पहले नीचे जाएंगे और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जो ये मैग्ना कार्टा है इसको इशू किया गया था बाय किंग जॉन के द्वारा इंग्लैंड में 1215, अंडर प्रेशर फ्रॉम बैलेंस, बैलेंस के प्रेशर में आकर के इसको ऐसा किया गया था। इसको ऐसा क्यों गया था, इसको समझते हैं डिटेल में। कुछ यहाँ से शुरू होती है। 13th सेंचुरी में जो किंग जॉन थे उनके और बैलेंस के बीच में एक युद्ध होता है। तो इस युद्ध के चलते राजा डिसाइड करते हैं कि हम क्या लेकर के आएंगे, मैग्ना कार्टा। मीन्स हम तुम्हारे चर्च के किसी भी मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो वहाँ से निकल के क्या है, फंडामेंटल राइट्स। वो कुछ फंडामेंटल राइट्स लेकर के आते हैं, किसके लिए, बैलेंस के लिए। अब आप सोच रहे होगे बैलेंस कौन होते हैं, ये बैलेंस होते हैं उस टाइम के रिच लैंड ऑनर, ओके। अब तो आप समझ गए होंगे, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं उन्हें बैलेंस कहा जाता है। तो इनका अपना काम क्या होता था, चर्च का काम होता था। तो चर्च के काम में राजा इंटरफेरेंस ना करें, इसके लिए राजा एक रूल लेकर के आए थे ताकि वो इन बैलेंस को खुश कर सकें। तो हम आते हैं अपनी अगली लाइन पर। दे आर फंडामेंटल ऑल्सो इन सेंस दैट दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इसेंशियल फॉर द ऑलराउंडर डेवलपमेंट। ये ऑलराउंडर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि हमारे मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, ओके। सो मैंने आपको बताया था ओरिजिनली कितने होते हैं, 7 फंडामेंटल राइट्स, बट आफ्टर अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको हटा दिया गया था। किसको हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को, ओके। सो राइट टू प्रॉपर्टी जैसे हट गया तो ये राइट टू प्रॉपर्टी गया किसके अंदर, अब हम वो देखते हैं। सो ये राइट टू प्रॉपर्टी चला गया आर्टिकल 300A में, जो कि पार्ट 12 में है, ओके। 1978 में इसको अमेंडमेंट करके हटाया गया था। अब हमारे पास आते हैं कुछ फीचर्स फंडामेंटल राइट्स के। सो पहला फीचर हमारे पास क्या कहते हैं, सम ऑफ देम आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स वाइल अदर्स आर अवेलेबल टू पर्सन्स वेदर सिटीजन्स, फॉरेनर्स एंड अदर कंपनी, लीगल पर्सन्स लाइक कॉर्पोरेशन, कंपनीज। सो जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन्स के लिए तो है ही, साथ में सिटीजन्स के अलावा फॉरेनर्स के लिए भी है,
और कुछ कंपनीज के लिए भी है, कॉरपोरेशंस के लिए भी है और लीगल पर्सन्स के लिए भी है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स दैट आर अवेलेबल, इसलिए क्या कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है, ओके। द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दैम, स्टेट इस पर क्या लागू करता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लागू करता है। और साथ ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, कोर्ट, ओके। ये कोई इंसान नहीं डिसाइड करेगा, इसकी पावर किसके पास होती है, कोर्ट के पास होती है। दस दे स्ट्राइक अ बैलेंस, इस प्रकार से वो एक बैलेंस बनाए रखता है इंडिविजुअल के बीच में और सोसाइटी के बीच में, ओके। साथ ही उनकी लिबर्टी के बीच में भी और सोशल कंट्रोल के बीच में। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लॉज। तो ये जितने भी हैं, ये सब के सब किसके अगेंस्ट हो जाते हैं, आर्बिट्रेरी लॉज के अगेंस्ट हो जाते हैं। यदि कोई भी स्टेट ऐसा कोई लॉ पास कर देता है, अपनी मनमानी करता है, तो उस लॉ को, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। सम ऑफ देम आर ऑल्सो अवेलेबल अगेंस्ट एक्शन ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल। अब आप लोग सोच रहे हो क्या ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंडिविजुअल के साथ होगा, नहीं, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ भी हो सकता है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके पास राइट है कि आप ज़मीन ले सकते हैं कहीं भी, तो इसका मतलब यदि आप गए हैं ट्राइबल एरिया में ज़मीन खरीदने के लिए, तो वहाँ पर आपको ज़मीन नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग आपके ऊपर इसके लिए केस भी कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या लग जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस, ओके। और ये रिस्ट्रिक्शंस इसलिए लागू होगा क्योंकि ये आदिवासी का राइट्स है कि उनकी जगह पर, उनके स्थान पर कोई बाहर का बंदा नहीं आ सकता। और यदि आप गए और उसके बाद भी आपने वहाँ पे ज़मीन खरीदी, तो वहाँ के लोग आपके ऊपर केस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर, ठीक है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड क्लियरली। So now we study next point. Some of them are negative in character, that is place limitation on state. So it means that जो कुछ आपस में मतलब नेगेटिव होते हैं कैरेक्टर्स, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। सो जो पॉजिटिव वाला और जो नेगेटिव वाला, जो नेगेटिव वाला होता है किस पे लिमिटेशंस लगाता है, गवर्नमेंट के ऊपर। सो इसमें किसी फ़ायदे की बात होती है, जनता के फ़ायदे की बात होती है। while others are positive in nature conferring content privileges on the persons, okay। so कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, okay। तो ये समझ में आ गया। they are justiciable, allowing person to move the courts for their enforcement if and when they are violated। so इसके लिए कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं यदि उनका फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहा हो, वायलेटेड हो रहा हो तो। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बहुत स्पेशल है, ये हमें क्या बात बोलता है, इसने हमें कहा है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो विदाउट गोइंग टू हाई कोर्ट, ओके। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, ना ही तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स ना ही बदल सकते हैं और ना ही चेंज हो सकते हैं, ना ही तो ये परमानेंट और ना ही ये बदल सकते हैं। द पार्लियामेंट कैन curtail और रिपील दैम बट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एंड नॉट बाय एन ऑर्डनरी एक्ट। सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको हम रिपील करवा सकते हैं और कर्टेल करवा सकते हैं, बट ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, वैसे नहीं करवा सकते, ना कि ऑर्डनरी एक्ट के थ्रू। बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के हम इसके अंदर कोई चेंज नहीं करवा सकते हैं, ओके। मोर ओवर दिस कैन बी डन विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ ध्यान रहे कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या कहता है, दे कैन बी सस्पेंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स क्या कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, बट एक्सेप्ट इसको किसको छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके, क्योंकि इसमें राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है। फर्दर द 6 राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 19, अगर 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 हमारे आर्टिकल, यदि हमारी इमरजेंसी एक्सटर्नल ना होकर के इंटरनल होती है, सो देखो यहाँ पे स्पेशल लाइन लिखी गई है, नोट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्मेड रिबिलियन। इंटरनल इमरजेंसी के दौरान हमारा आर्टिकल 19 एग्जिस्ट करेगा, बट एक्सटर्नल इमरजेंसी के दौरान ये भी नष्ट हो जाएगा, ओके। सो ये भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। देयर स्कोप ऑफ ऑपरेशन इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31A, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एट एक्स्ट्रा। 31 लॉ को बचाने की बात करता है, आर्टिकल 31B वैलिड करता है एक्ट को एंड इंक्लूड इन 9th शेड्यूल में इंक्लूड होता है। आर्टिकल 31C इफेक्ट किस पे डालता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर, ओके। अब देखते हैं पॉइंट नंबर हमारा 10। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्मेड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एनालॉगस सर्विसेज कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड। पार्लियामेंट आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या बोलता है हमारे पार्लियामेंट में, कि हम इन पुलिस फोर्सेस पैरामिलिट्री की पावर्स को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, जब रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं किसी भी टाइम, ओके। ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास, किसी भी टाइम तो नहीं कह सकते, बट जरूरत पड़ने पर हम इनकी पावर को क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 11, देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्शंस व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एरिया। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है, मिलिट्री रूल, ओके। सो इसमें क्या बात बोल रखी है, सो मार्शल लॉ में हमें क्या देखने के लिए मिलता है,
कि जैसे ही मार्शल लागू होता है तो सारी पावर किसके पास हो जाती है, मिलिट्री के पास चली जाती है। इसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स भी खत्म हो जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं इस टाइम पर। और इसके अंदर जब हम इसे लागू कर सकते हैं तो इसको किसके आर्टिकल के थ्रू लागू कर सकते हैं, आर्टिकल 34 के थ्रू लागू कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी के। सो आवर लास्ट पॉइंट नंबर 12, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल। तो इस पॉइंट में क्या बोल रखा है देख लो सीधा सीधा, कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है, बट स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर लॉ बनाया तो क्या सिर्फ और सिर्फ वो अपने स्टेट में लागू करेगी क्या वो लॉ? तो ये सिर्फ ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गलत। नहीं, स्टेट के पास इतनी पावर नहीं होती कि कोई लॉ बनाए और उसको अपने सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट में लागू करे। नहीं, इसके पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास, जज के पास होती है, ठीक है, जो कि सुप्रीम जज के पास होती है, जो कि लॉ को लागू करता है। और ये पूरे के पूरे देश में लागू होता है, किसी एक स्पेशल स्टेट में लागू नहीं होगा, ये पूरे पूरी कंट्री में लागू होगा, ठीक है। सो ये राइट्स कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 35 में। सो इसके बाद हम इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है, सिटीजन्स और बोथ दोनों के राइट्स को हमें देखना है। ये वो राइट्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, ना कि फॉरनर्स के लिए। फॉरनर्स के लिए ये वाले राइट्स नहीं है, ठीक है। और ये वाले राइट्स क्या है, दोनों के लिए, सिटीजन्स के लिए भी और फॉरनर्स के लिए भी। सो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सिटीजन्स के लिए हैं, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 13। सो इसको ध्यान से याद कर लेना, 15, 16, 19, 29, बोलो 15, 16, 19, 29 एंड 13। जो आर्टिकल 15 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कि इस लेवल पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कहता है इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास, ओके, एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर किसी अदर जॉब के लिए, किसी बाहर वाले की एंट्री नहीं होती है यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स राइट्स का प्रोटेक्शन दे रखा है हमारे सिटीजन्स को। पहला स्पीच और एक्सप्रेशन का, असेंबली का, कि आप किसी भी असेंबली में जा सकते हो, कोई भी असेंबली बना सकते हो, एसोसिएशन का, मूवमेंट का, रेजिडेंस का, एंड प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन आप अपना सकते हो कहीं पर भी जा करके। अब आता है आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज की बात की गई, स्क्रिप्ट, कल्चर, आप किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी स्क्रिप्ट में, मतलब किसी भी लैंग्वेज में आप कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, कोई भी कल्चर अपना सकते हो। और फिफ्थ पॉइंट क्या कहते हैं हमारे पास, आर्टिकल 30 में, राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कि आप अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी एस्टेब्लिश कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे जो ऐसे राइट जो कि दोनों के लिए अवेलेबल है, आर्टिकल, उसके बाद आता है हमारे जो ऐसे राइट जो कि दोनों के लिए अवेलेबल है, आर्टिकल 14 जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है, जो कि दोनों के लिए है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शंस फॉर ऑफेंस, कि अपराध से बचने के लिए आप किसी भी अपने अपना प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपना लॉयर चुन सकते हैं। और पॉइंट नंबर 3 में क्या गया है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करी गई, जो कि आर्टिकल 21 में बोला जाता है। और फिर राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, आर्टिकल 21 में ए में बोला गया कि सबको एजुकेशन लेने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी हो, और एलिमेंट्री एजुकेशन, ओके। सो इसको ध्यान से पढ़ना। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, डिटेंशन एंड सर्टन केसेस, आर्टिकल 22। सो आपको अपना बोलने का अधिकार है कि यदि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, सो उसी में। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स फॉर्स लेबर, आप किसी से भी जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, आर्टिकल 23 बोले, चाहे वो फॉरनर्स हो या फिर सिटीजन्स हो। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये भी वही बात हो रही है, आर्टिकल 24, आप किसी भी चिल्ड्रन से कोई काम नहीं करवा सकते, इसमें ह्यूमन बींग्स की बात करी गई है और उसके अंदर चिल्ड्रन की बात करी गई है। और पॉइंट नंबर 8 में क्या बोल रहा है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, आप कोई सा भी धर्म अपना सकते हो। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आप अपने मतलब धर्म के जो होते हैं प्रचार प्रसार, तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन एनी रिलीजन, ओके, आर्टिकल 27 में बोल रखा है। और उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शनशिप इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आप इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी ओपन कर सकते हो, ओके। सो हमारे पास इसके आर्टिकल कौन कौन से हो जाएंगे, 20 से लेकर 28 तक हो जाएगा, कंटिन्यूस आर्टिकल आता है इसके अंदर। और फिर उसके बाद एक 14 अलग से ऐड कर लेना, ये हमारे पास किसके लिए हो जाएगा, सिटीजन्स के लिए और फॉरनर्स के लिए। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना टॉपिक कवर करेंगे, डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, राइट टू इक्वालिटी, लॉ इन कंसिस्टेंस विद फंडामेंटल राइट्स। सो वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।